नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृता दास इंदिरा आईवीएफ पटेल नगर सेंटर में आईवीएफ स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं फैलोपियन ट्यूब्स, उसकी फंक्शन, उसकी ब्लॉकेज और उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूँगी। फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब्स नलियाँ होती हैं जो यूट्रस के दोनों साइड होती हैं। बेसिकली ये अंडाशय और गर्भाशय को कनेक्ट करती है। फैलोपियन ट्यूब्स में माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे रेशाएँ होते हैं जिसको सीलिया बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला जो यूट्रस के थ्रू कॉर्नुआ से कनेक्टेड होता है, इसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल और इंटरसेशनल पार्ट। इसके बाद लेटरली आता है स्मिक पार्ट। इसके बाद आता है एम्प्यूला जो सबसे लंबा पोर्शन होता है। ये अराउंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके बाद आता है मोस्ट लेटरली इन्फंडिबुलम। ये इन्फंडिबुलम फनल शेपेड होता है और इससे अटैच्ड फिंगर लाइक हाथ जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको फिम्ब्रिया बोलते हैं। फिम्ब्रिया ओवरीज के ऊपर मीडियली रहती है। अभी हम फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को समझते हैं। हर औरत के एवरी मंथ कुछ अंडे रिक्रूट होते हैं और उसमें से एक अंडा बढ़ता है साइज़ में, वो 18-20 mm का मैच्योर बनता है। इसके बाद वो रप्चर होता है। जब वो एग रप्चर होता है, वो किसी भी साइड हो सकता है, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। जब वो रप्चर होता है तो ये फिम्ब्रिया ही इसको जकड़ लेती है और रेशाओं की मदद से ये फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ धकेलती जाती है। ये प्रोसेस चलता रहता है और इसके बाद ये एग पहुंच जाता है एम्प्यूला में। एम्प्यूला जो सबसे लंबा पार्ट होता है। उसी टाइम हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं तो स्पर्म्स नीचे से ऊपर तक ट्रेवल करते हैं। जो सबसे चलने वाले मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो यूट्रस तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद कॉर्नुआ के थ्रू फैलोपियन ट्यूब्स में एंटर करते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स पहुंचने के बाद रेशाओं की मदद से ये एम्प्यूला तक पहुंचती है। तब साथ में मिलने से एगोस्पर्म का फलन होता है और उससे एम्ब्रियो बनता है। यही जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं इसमें प्रॉपर वातावरण होता है जिससे एम्ब्रियो फर्दर बढ़ता है। एम्ब्रियो फिर रेशाओं की मदद से ट्यूब से यूट्रस के ऊपर ढकेलती जाती है और इसके बाद एक टाइम आता है 5th डे तक जब एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। अभी अगर फैलोपियन ट्यूब्स में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो तब अंडे और शुक्राणु मिल ही नहीं पाते हैं और कंसीव नहीं हो पाता है। थोड़ी सी माइल्ड ट्यूबल ब्लॉकेज में कभी कभी एगोस्पर्म मिल तो जाते हैं, एम्ब्रियो बन भी जाता है, लेकिन ये यूट्रस तक पहुंच नहीं पाते हैं, ट्यूब के किसी पोर्शन में फंस जाती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में रिजल्ट करती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानलेवा होती है और ये बहुत बड़ा इमरजेंसी होता है। अभी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होने के बहुत सारे रीजंस हैं। कोई भी महिला के जन्म से ट्यूब्स ब्लॉक नहीं होती है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शंस में होता है क्लेमाइडल इन्फेक्शन, गोनोरियल इन्फेक्शन, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इंडिया में बहुत कॉमन होता है और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फेफड़ों में हो, ये शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है। अदर रीजंस जिसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है वो होता है एब्डोमिनल एक्सटेंसिव कोई सर्जरी हो जिससे एडहेशंस बन गए हो, एक्सटेंसिव एंडोमेट्रियोसिस जिसमें यूट्रस की एनाटॉमी तो ठीक रहती है लेकिन कभी कभी ट्यूबल एनाटॉमी बाहर से ठीक रहने से भी इसकी ट्यूबो ओवरी रिलेशनशिप हैम्पर हो जाती है जिससे एगोस्पर्म मिल ही नहीं पाते हैं। अदर रीज़न है स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन जो नसबंदी होती है। ये सब रीजंस की वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है। अभी ट्यूबल ब्लॉकेज डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे टेस्ट्स हैं। मोस्ट कॉमन टेस्ट है HSG, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफ। HSG माइल्डली पेनफुल होता है और इसको एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं या विदाउट एनेस्थीसिया भी इसको करा जाता है। इसमें ये होता है कि पेशेंट को लेटाया जाता है और नीचे से कलर्ड डाई वेजाइनली सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में स्पिल किया जाता है और फिर एक्सरे फिल्म लिया जाता है। इसमें देखा जाता है कि दोनों साइड डाई स्पिलेज हो रहे हैं कि नहीं। दोनों साइड ट्यूबल स्पिलेज हो रही है, इसका मतलब ट्यूब्स एनाटॉमिकली पेटेंट है। इसमें एनाटॉमिकल पेटेंसी तो पता चल जाती है बट फंक्शनल पेटेंसी का पता नहीं चलता। अदर टेस्ट है सलाइन सैल्पिंगोग्राफी, हीकोसी और सबसे लास्ट आता है लेप्रोस्कोपी। अभी हमें कौन सा टेस्ट करना है ये आईवीएफ स्पेशलिस्ट या कोई गायनेकोलॉजिस्ट ही सजेस्ट कर सकता है। कभी कभी ट्यूबल ब्लॉकेज के साथ अगर अदर फैक्टर्स जैसे यूट्राइन सेक्टम, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या एक्सटेंसिव ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रोसिस ये सब सस्पेक्ट किया जाता है तो ये सब सर्जरी में हम ये सर्जरी को करके ट्यूबल पेटेंसी को भी बाद में चेक कर सकते हैं या
ट्यूबल कैनालाइजेशन या रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी से ये सब ठीक किया जा सकता है। फेलोपियन ट्यूब्स यूजुअली 3D या 4D अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखते हैं। कभी कभी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के साथ इन्फेक्शन भी कोएग्जिस्टेंट हो सकता है, जिसके लिए फेलोपियन ट्यूब से पानी जमा हो जाता है जो अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है। इसको हाइड्रोसेल्पिंग्स बोलते हैं। कभी कभी फ्लूइड की जगह पे पस या ब्लड भी हो सकता है, जिसको पायोसेल्पिंग्स या हेमाटोसेल्पिंग्स बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स में जो हाइड्रोसेल्पिंग्स कभी कभी HSG में डिटेक्ट हो सकते हैं। अगर वैसा होता है तो ये फ्लूइड ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए टॉक्सिक होता है और ये बच्चों को अबॉर्ट भी कर सकता है। इसीलिए अगर कभी भी हाइड्रोसेल्पिंग्स डिटेक्ट होता है तो हमें इसको फर्दर लैप्रोस्कोपी के लिए ट्रीट करना चाहिए, ट्यूब को रिमूव करके या क्लिपिंग करके। इसके बाद ही हमें फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करना चाहिए पेशेंट। प्राइमरी इनफर्टिलिटी के साथ कोई कपल आता है जब वो 1 ईयर ट्राई करने के बाद भी विदाउट अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कंसीव नहीं कर पाता है, तो जब कपल आता है तब हम सब बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। उसमें हम यूट्रस को देखते हैं, यूट्रस में कोई मेजर फाइब्रॉइड नहीं, कोई और एडिनोमाइसिस एक्सटेंसिव नहीं, यूट्रस की परत ठीक है। फिर हम ओवरियन रिजर्व को देखते हैं, जैसे है अपनी AMH वैल्यू, टोटल एंट्रल फॉलिकल काउंट और पेशेंट ओवुलेट कर रहा है कि नहीं, 3D 4D सोनोग्राफी किया जाता है। इसके बाद आता है सीमेन पैरामीटर्स। सीमेन पैरामीटर्स 10 मिलियन से ज़्यादा है, बाकी मोटिलिटी वगैरह ठीक है, सारी सीमेन पैरामीटर्स, मॉर्फोलॉजी इज नॉर्मल। ये सब अगर किसी कपल का नॉर्मल आता है तो अपना शक ट्यूबल ब्लॉकेज की तरफ जाता है। तब हम HSG या ये सब अदर टेस्ट बोलते हैं। तब हम कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को एनाटॉमिकल ट्यूबल पेटेंसी है कि नहीं। किसी भी लेडी का अगर एक साइड की ट्यूब भी पेटेंट है तो भी वो प्रेग्नेंट हो सकती है। उसी में हम उसको ओवुलेशन इंडक्शन या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से 1 साल तक फॉलो कर सकते हैं कि वो फर्दर कंसीव कर पाए। कोई भी कपल 1 साल तक ट्राई करने के बाद अगर कंसीव नहीं कर पाते हैं आफ्टर ट्यूबल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी या आफ्टर ऑल दिस ओवुलेशन इंडक्शन टेक्निक्स पेटेंसी चेक करने के बाद, तो हम अपनी जो बेसिक ट्रीटमेंट है IVF की तरफ जाते हैं। अभी हम सोचते हैं कि हम IVF क्यों करते हैं। IVF बहुत पेनलेस प्रोसीजर होता है। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दुनिया में जो पहला IVF बेबी हुआ था लुइस ब्राउन थी और वो 1975 में ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से किया गया था। एग्स ख़राब हो जाए तो हमें डोनर एग का ऑप्शन लेना पड़ता है। तो IVF की सक्सेस के लिए या तो बेटर कंसीव करने के लिए किसी को जल्दी से जल्दी ट्यूबल ब्लॉकेज के साथ डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए।